Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study biotechnology. Now start the lecture and understand what is biotechnology. See, bio means biology, right? And technology means, right? Technology means बायोलॉजी की नॉलेज का यूज करते हुए एक पर्टिकुलर बायोलॉजी, राइट? बायोलॉजिकल प्रोसेस, राइट? बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करना, प्रोसेस के द्वारा किसी भी लिविंग एंटिटी, जैसे कोई एनिमल है, कोई प्लांट है या कोई ऑर्गेनिज्म है, तो पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा एनिमल, प्लांट या ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना, राइट? मॉडिफाई करना मतलब उसके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स को या क्वालिटी को इम्प्रूव करना. फॉर एन एग्जांपल, राइट, जेनेटिकली मॉडिफाई क्या हो जाएंगी, क्रॉप्स हो जाएंगी. जो नेचुरल क्रॉप्स होती हैं उनकी पर हेक्टेयर ईल्ड बहुत क्या होती है, लो होती है. साथ ही साथ वो पेस्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं. बट यदि हम उन क्रॉप्स में, राइट, उन क्रॉप्स की जीन को एडिट करें या किसी न्यू जीन को इंट्रोड्यूस कर दें तो पर कैपिटा प्रोडक्शन है वह भी इंक्रीज हो जाएगा. साथ ही साथ इसी तरीके से हम जो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट? एनिमल्स में जीन ट्रांसप्लांट के द्वारा या जीन एडिटिंग के द्वारा जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं, राइट, ट्रांसजेनिक एनिमल हैं उनको डेवलप किया जा सकता है और इससे जो लिविंग एंटिटी हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है. साथ ही साथ उनके जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी क्या होते हैं, इंप्रूव होते हैं. सेकेंड थिंग इज दैट इस बायोलॉजिकल प्रोसेस से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हेल्थ को भी इंप्रूव किया जा सकता है. नॉर्मली जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो किसी भी मेडिसिन या ड्रग के द्वारा जो है एलिमिनेट नहीं किया जा सकते हैं, बट थ्रू जीन थेरेपी, राइट, थ्रू जीन थेरेपी है या फिर जीन जो है एडिटिंग है उसके द्वारा जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है. साथ ही साथ इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा जो वैक्सीन्स हैं, राइट, मेडिसिन्स हैं उनको भी क्या किया जा सकता है, मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, राइट? तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वह ब्रांच होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा लिविंग एंटिटीज, राइट, लिविंग एंटिटीज को मॉडिफाई किया जाता है, उनके हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है या फिर एग्रीकल्चर में, इन्वायरमेंट में, राइट, इन्वायरमेंट में उसका पीपल के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अगर ये 3 मार्कर में पूछा जाए तो हम यहाँ पर ये डेफिनेशन जो है यहाँ पर लिख सकते हैं. Biotechnology is a stream in biology which deals with the application of technology to biological processes occurring in living entities or their subordinate to transform a particular biological process for their specific utilization. अर्थात हम उस बायोलॉजिकल प्रोसेस से किसी भी लिविंग एंटिटी के स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन का स्पेसिफिक जो यूटिलाइजेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. या फिर 3 मार्कर के लिए उससे बेटर डेफिनेशन क्या होगी, ये होगी बायोटेक्नोलॉजी हार्नेसेस सेल्यूलर एंड बायोमोलिकुलर प्रोसेस टू डेवलप टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड लाइव्स ऑफ द पीपल. क्लियर? तो दोनों में से जो भी डेफिनेशन आप लिखना चाहें दोनों लिख सकते हैं. ये जो है 3 मार्कर के लिए डेफिनेशन क्या होगी, बेटर रहेगी, और इस डेफिनेशन को आप 5 मार्कर में इंट्रोडक्शन के तौर पर भी लिख सकते हैं. क्लियर? तो बायोटेक्नोलॉजी इज अ स्ट्रीम इन बायोलॉजी विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू बायोलॉजिकल प्रोसेस occurring in living entities or their subordinate to transform a particular process for their specific utilization. Or in other words, biotechnology harnesses cellular or biomolecular process to develop technologies that help in improving the health and lives of the people. Recent time में अगर हम देखें तो biology has grown and expanded into genomics, right, applied immunology,
recombinant gene methodologies, right, pharmaceuticals, and so on, with its application extending across major fields such as agriculture, environment, राइट, हेल्थ एंड मेडिसिन हो जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मेडिसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट. तो मेनली ये भी आपसे एग्जाम में 5 मार्कर में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या फिर 5 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है कि मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या है और एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी क्या है. नॉर्मली जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है एग्रीकल्चर की फील्ड में या मेडिकल की फील्ड में, उसको ही अगर हम यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर देते हैं तो हमारा ये जो टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. सो लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट इज मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड सेकेंड एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, राइट. अब जो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है इसको आपको 5 मार्कर के लिए क्या करना है, प्रिपेयर करना है. तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि नॉर्मली बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि जब बायोलॉजी की नॉलेज का यूज़ करके एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है सो दैट हम यदि हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें तो वही क्या कहलाएगी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगी, राइट. एंड मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लिविंग सेल्स टू डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, हेल्थ हो जाएगा. तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो लिविंग सेल्स का यूज है वो करके हम ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं. इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ दीज टूल्स टू फाइंड मोर एफिशिएंट वेज टू मेंटेनिंग ह्यूमन हेल्थ, राइट. तो हम ह्यूमन हेल्थ को और भी एफिशिएंट वेज से क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल जो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है उसमें डीएनए की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है. तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ डीएनए, और जो डीएनए की स्टडी है उसके द्वारा जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या जो मेथड्स हैं उनको क्योर किया जा सकता है. वैसे ही जो वैक्सीन्स हैं और एंटीबायोटिक्स हैं, राइट, वो भी डेवलप की जा सकती हैं और मैन्युफैक्चर की जा सकती हैं. साथ ही साथ जो सेवरल प्लांट्स हैं उनको भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड, राइट. तो सेवरल प्लांट्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड to produce antibodies with the help of biotechnology. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, राइट. तो जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम एग्रीकल्चर की फील्ड में करेंगे तो वही क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगी. तो द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज नोन एज एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, एंड दिस एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट्स. और यदि हम प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे तो उनकी पर कैपिटा जो ईल्ड है या जो उनका प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो यदि कोई भी नेचुरल प्लांट है उसमें हम हमारी जो इंटरेस्ट का जीन है यदि हम उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो जो पर हेक्टेयर क्रॉप यील्ड है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी. साथ ही साथ इससे पेस्ट रेजिस्टेंट जो क्रॉप है वो भी डेवलप की जा सकती है. जैसे क्या हो जाएगा, बीटी कॉटन हो जाएगा और बीटी फ्रांजिल हो जाएंगे. बीटी कॉटन एक ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट होती है. मतलब हमें बीटी कॉटन के साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स की यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, राइट. साथ ही साथ जो एनिमल्स हैं, द एनिमल्स विद द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ब्रेड टुगेदर टू ऑब्टेन द ऑफस्प्रिंग विद द डिजायर्ड ट्रेट्स हो जाएंगे. और अगर हम एनिमल्स को मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में डेवलप करते हैं तो उस जो एनिमल्स हैं उनका यूटिलाइजेशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. Clear? Now let's study branches of biotechnology, and this may be asked as a 11 marker question. What is biotechnology? या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, define biotechnology and what are the different branches of biotechnology.
राइट। सो लेट्स स्टडी द ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट इज रेड बायोटेक्नोलॉजी, राइट। रेड बायोटेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो जो ह्यूमन हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें ब्लड का इंपॉर्टेंट क्या होता है, रोल होता है, राइट। और ब्लड को यदि हम रेगुलेट करते हैं या ब्लड को अगर हम प्योर ब्लड से रिलेटेड अगर हम कोई भी एक्शन या इनिशिएटिव लेते हैं तो उससे कई डिसीजेस को क्योर किया जा सकता है, राइट। तो इससे आप याद रखेंगे किसको, रेड बायोटेक्नोलॉजी को, राइट। तो जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज हेल्थ और मेडिसिन में किया जाता है तो उसको ही क्या कहते हैं, रेड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। 3 मार्कर के लिए बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, राइट। रेड बायोटेक्नोलॉजी रिफर्स टू यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। फॉर एन एग्जाम्पल, राइट, डीएनए क्या हो जाएगा, फिंगरप्रिंटिंग हो जाएगा। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, राइट, उससे क्रिमिनल केसेस भी जो है सॉल्व किए जा सकते हैं, राइट। साथ ही साथ जो बायोलॉजिकल सन या डॉटर, राइट, तो एक तरीके से जो लीगल हेयर है उसको भी बायोलॉजिकल जो फिंगरप्रिंटिंग है उससे क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो जाएगा। साथ ही साथ वैक्सीन्स, हार्मोन्स, इंसुलिन, प्रोटीन्स और मेडिसिन को भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी रिफर्स टू यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट जो है वो डेवलप की जाती हैं, राइट। अगर आप देखते होंगे तो जैसे वीट है, तो नाउ डेज बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके वीट की कई क्या है, वेराइटीज हैं, राइट। और वो जो डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं उनकी पर हेक्टेयर यील्ड भी बहुत अच्छी होती है। और वो जो सीवियर कंडीशंस होती हैं, सीवियर नेचुरल जो कंडीशंस हैं उनमें भी वो क्या हो सकती हैं, ग्रो हो सकती हैं। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट, राइट। और ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम न्यू स्पेसीज को क्या कर सकते हैं, न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स मोर रेजिस्टेंस टू पेस्ट्स हो जाएंगे और डिसीजेस हो जाएंगी, जैसे बीटी ब्रांचल हो जाएगा और बीटी कॉटन हो जाएगा। देन डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स और बायो फर्टिलाइजर्स। देन हो जाएगा यहाँ पर ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। Blue biotechnology refers to the use of biotechnology in aquatic ecosystem and aquatic resources, so that हम जो aquatic resources हैं उनको ह्यूमन वेलफेयर के लिए और भी बेहतर तरीके से उनका यूज कर पाएँ। देन क्या हो जाएगा, वाइट बायोटेक्नोलॉजी। तो वाइट बायोटेक्नोलॉजी रिफर्स टू यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल एरियाज, राइट। तो वाइट बायोटेक्नोलॉजी refers to use of biotechnology in industrial areas। और बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम एंजाइम्स को, स्टेरॉइड्स को और वाइटामिन्स को क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। और जो वाइटामिन्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वाइटामिन्स को प्रोड्यूस करेंगे तो उससे ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है। उसी तरीके से जो स्टेरॉइड्स हैं या एंजाइम्स हैं उनसे कई डिसीजेस को क्योर करने में हमको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। साथ ही साथ इसी से यूज़ करके जो नेचुरल प्लांट्स हैं, राइट, उनसे हम डाइज को या डिफरेंट केमिकल्स को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनमें इन डाइज का और केमिकल्स का यूज़ भी कर सकते हैं। देन हो जाएगा यहाँ पर येलो बायोटेक्नोलॉजी। तो येलो बायोटेक्नोलॉजी रिफर्स टू यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एरियाज रिलेटेड टू इंसेक्ट्स, राइट। फॉर एन एग्जांपल, जो प्रमोटिंग फ्रेंडली इंसेक्ट्स हैं, राइट, तो ऐसे इंसेक्ट्स जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम प्रमोट कर सकते हैं, राइट, उनका प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। और जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, राइट, जो कि कई डिसीजेस के वेक्टर्स होते हैं या कई डिसीजेस जो कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं उनको स्प्रेड करते हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। देन हो जाएगा यहाँ पर गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी,
राइट। तो गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी refers to the use of biotechnology in nanotechnology as well as bioinformatics. Clear? Now we will study types of biotechnology and this may be asked as a 5-marker question. Right, 5-marker question. So what now let's study types of biotechnology. तो बायोटेक्नोलॉजी को हम जो है जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी और नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई किए कर सकते हैं. राइट. सो टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फर्स्ट इज जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी एंड सेकंड क्या हो जाएगा, नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी. जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब किसी लिविंग एंटिटी में, राइट, जब किसी लिविंग एंटिटी में जीन को क्या किया जाता है, राइट, जीन को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी. और इससे जब हम कोई भी एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिज्म है उसमें न्यू जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट, तो उससे उस रिसेप्टर जो ऑर्गेनिज्म है उसके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इंप्रूव होते हैं. राइट. जैसे क्या हो जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाएगा. तो जो जीएमसी है या जो जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं, उनमें हम किसी अदर ऑर्गेनिज्म की जो जीन्स हैं उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे उनकी पर कैपिटा जो इंक्रीज है, पर हेक्टेयर जो इंक्रीज है या ईल्ड है वो इंक्रीज होती है. साथ ही साथ वो पेस्ट रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं और सीवियर जो कंडीशंस होती हैं उसमें भी वो ग्रो कर सकते हैं. देन क्या हो जाएगा, क्लोनिंग हो जाएगा. तो जीन को जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो उससे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी कॉपी बनाई जा सकती है जिसको हम कहते हैं क्लोन. और क्या हो जाएगा, जीन थेरेपी, जिसमें जीन को एडिट किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है. क्लियर. तो व्हाट इज जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, राइट, द टेक्नोलॉजी इन विच जीन्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज नोन एज जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी. राइट. और इसके द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है की जा सकती है. इससे हम जीएमओ या एमसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्लोनिंग के द्वारा किसी भी लिविंग एंटिटी के क्लोन जो है तैयार किए जा सकते हैं. जीन थेरेपी से जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को एलिमिनेट किया जा सकता है. देन क्या हो जाएगा, नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा. तो नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, राइट, इज अ टेक्नोलॉजी इन विच सेल्स और टिश्यूज का ट्रांसफर नहीं होता बल्कि क्या होते हैं, एडिट होते हैं. तो द टेक्नोलॉजी इन विच सेल्स और टिश्यूज इज एडिटेड इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं, जिससे हम लार्ज अमाउंट ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किसी भी कंडीशन में उनको ग्रो कर सकते हैं. नाउ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है. नॉर्मली देखिए हमारे सिलेबस में लिखा है यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है कि व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी के नाउ डेज बहुत ज़्यादा क्या है, एप्लीकेशंस हैं, राइट. और इनको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे जाकर ये जैसे सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये कहीं ना कहीं जब हम यूज़ ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे. बट फिर भी यदि 5 मार्कर को क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो हम वहाँ पर ये जो है आंसर लिख सकते हैं, राइट. इसमें क्या है कि इसमें बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन वो वेरियस फील्ड्स में है, तो हमारा आंसर बहुत ही क्या होगा, सिस्टमैटिक होगा. क्लियर. तो लेट्स स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी फॉर 5 मार्कर, राइट. तो बायोलॉजी के जो बायोटेक्नोलॉजी है, तो लेट्स स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सी, बायोटेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड फ्रॉम आर्किएक टू एडवांस प्रोसीजर्स. फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्रोटीन इंजीनियरिंग हो जाएगा. तो बायोटेक्नोलॉजी का एक जो एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगा, प्रोटीन इंजीनियरिंग हो जाएगा. तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट हो जाएगा प्रोटीन इंजीनियरिंग हो जाएगा. देन डीएनए मैनिपुलेशन हो जाएगा जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दूर किया जा सकता है, राइट. इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स हो जाएगा, टिश्यू कल्चर हो जाएगा, सेल कैटलिस्ट हो जाएगा और प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा.
नेक्स्ट अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी लेड टू द सिंथेसिस ऑफ मैनी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। फॉर एन एग्जांपल सेल बायोलॉजी हो जाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो जाएगा, इम्यूनोलॉजी हो जाएगा, बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा, देन केमिकल इंजीनियरिंग हो जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाएगा, एंड some of the most important and path breaking contributions of biotechnology are, फर्स्ट क्या हो जाएगा, प्लांट टिश्यू क्या हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी और इन राइट इन विट्रो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए टेक्निक हो जाएगा, डीएनए वैक्सीन्स हो जाएंगे, एंड प्रोडक्शंस ऑफ क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिन हो जाएगा, राइट। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये जो जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं ये कहीं ना कहीं जब आगे जाकर हम ये पढ़ेंगे यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट जो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं हम उनको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टडी यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ से 3 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन और 11 मार्कर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। 3 मार्कर क्वेश्चन मेनली पूछे जाएंगे जो डिफरेंट टर्म्स हैं, राइट। जैसे अगर हम देखें तो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन क्या होता है, ये डायरेक्टली 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। जीन थेरेपी क्या होती है, या फिर जेनेटिक रिप्लेसमेंट क्या होता है, जीन इंप्रूवमेंट क्या होता है, या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। क्लियर। 5 मार्कर में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री, या 5 मार्कर में पूछा जा सकता है व्हाट इज द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एनवायरनमेंट, या यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एनिमल हस्बेंड्री। ये जो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ से 5 मार्कर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 11 मार्कर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो या तो हेल्थ और मेडिसिन से पूछा जाएगा या एग्रीकल्चर से, क्योंकि यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज मोस्टली किया जाता है। तो 11 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, राइट। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा what is biotechnology and what is the use of biotechnology in health and medicine, explain। या फिर 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाएगा what is the use of biotechnology in the एग्रीकल्चर। तो यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो ये दोनों जो है वो 11 मार्कर में पूछे जाएंगे और बाकी के जो हैं वो 5 मार्कर में पूछे जाएंगे, और जो इनसे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो 3 मार्कर में पूछी जाएंगी। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर जो बायोटेक्नोलॉजी को हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है, राइट। और नाउअडेज बायोटेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स such as medicine, agriculture, food processing, etc. Or we will study the use of biotechnology in major fields one by one. The first is use of biotechnology in health and क्या हो जाएगा, medicine हो जाएगा। नॉर्मली अगर हम देखें तो हेल्थ की अगर हम चर्चा करते हैं, देखो इसको आपको याद करने की या रटने की, या यू डोंट नीड टू क्रैम दीज टॉपिक्स, इनको अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, जो है आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाए, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दीज प्रॉपरली सो डेफिनेटली यू कैन राइट योर ओन आंसर। क्लियर। अब देखिए हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए, सो नाउ डेज वी हैव डिफरेंट ड्रग्स, मेडिसिन एंड इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम कई डिसीजेस को जो है क्योर कर सकते हैं, राइट, और हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट है क्या कि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको जो है ड्रग से या किसी मेडिसिन से जो है एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, या फिर कई ऐसे डेफिशिएंसी डिसीजेज होती हैं, राइट, जिनको क्योर नहीं किया जा सकता है। तो जब किसी डिसीज़ को ड्रग्स के द्वारा या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक नहीं किया जाता है तो वहाँ पर बायोलॉजिकल जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है और कई मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं। क्लियर। सो लेट्स स्टडी यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ या यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एज वेल एज मेडिसिन, राइट। तो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए तथा हेल्थ को
और भी बेहतर बनाने के लिए कई मेडिसिन को जो है प्रोड्यूस बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है, जिसमें से हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन क्या होता है, तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि इंसुलिन कंट्रोल्स द शुगर लेवल इन आवर ब्लड स्ट्रीम, राइट। जब फूड होता है तो आफ्टर द फूड इज डाइजेस्टेड, तो डाइजेस्टेड फूड इट इज गेट मिक्सड इन ब्लड स्ट्रीम, और उस ब्लड स्ट्रीम से जो डाइजेस्टेड फूड है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं या शुगर कहते हैं, वो एब्जर्व किया जाता है सेल्स के द्वारा। तो सीधा कह सकते हैं कि insulin plays an important role in the absorption of sugar or glucose from the blood stream. If insulin level is high, तो ब्लड में जो भी शुगर होगी वो सेल्स के द्वारा एब्जर्व कर लिया जाएगा। बट यदि इंसुलिन का लेवल लो होता है तो सेल्स आर अनेबल टू एब्जर्व द शुगर और ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, और इन दिस केस जो डिसीज अकर होती है उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, राइट। और डायबिटिक जो जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनमें नेचुरल जो इंसुलिन का लेवल होता है वो लो होता है, इसीलिए उनको रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन दिया जाता है ताकि उनकी सेल्स जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम से क्या कर सकें, शुगर को या फिर ग्लूकोज को एब्जर्व कर सकें, और जो डायबिटीज़ है उसका क्या हो सके, क्योर हो सके, डायबिटीज़ क्या हो सके, एलिमिनेट हो सके, राइट। तो उसके लिए ही किसका यूज़ किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट जो है इंसुलिन का यूज़ किया जाता है, और यही जो है पूरा इस पीपीटी में लिखा हुआ है, राइट। जैसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंसुलिन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि इंसुलिन प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल टू एब्जर्व द sugar or glucose from the blood stream, and insulin is required by diabetic patient to remove excess sugar from the blood. Diabetic patient have a very low level of insulin or no insulin produced by body. Therefore, diabetic patients are needed external insulin to control the blood glucose level, और उनको राइट उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल इंसुलिन के रूप में क्या दिया जाता है, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन दिया जाता है। अब रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन को कैसे बनाया जाता है, तो द स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस, राइट, द स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस दैट कोड्स फॉर ह्यूमन इंसुलिन वर इंट्रोड्यूस इन ई कोलाई बैक्टीरिया। किसमें, ई कोलाई बैक्टीरिया में। तो द स्पेसिफिक जीन sequence that codes for human insulin were introduced in E. coli bacteria. The gene sequence altered the genetic composition of E. coli cells. Within 24, several E. coli bacteria containing the recombinant human insulin gene were produced. Right? तो इस तरीके से जो E. coli बैक्टीरिया हैं उनसे recombinant human insulin gene were produced, and the recombinant human insulin was आइसोलेटेड फ्रॉम द ई कोलाई वाल्स, राइट। तो जो ई कोलाई सेल्स होती हैं उनसे ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाता है, और उस रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन को डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है सो दैट वो एक्सेस शुगर को अपने ब्लड से रिमूव कर सके। सेकेंड क्या हो जाएगा, जीन थेरेपी हो जाएगा। तो नॉर्मली जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे हीमोफीलिया हो जाएगा, राइट, हीमोफीलिया हो जाएगा, या कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको मेडिसिन के द्वारा क्योर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए या तो उनकी जीन को एडिट किया जाता है, या जीन के किसी पार्ट को कट किया जाता है, या न्यू जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और दिस प्रोसेस इज नोन एज जीन थेरेपी। एंड प्लीज मार्क टू स्टार हियर, क्योंकि यहाँ से 5 मार्कर जो है पूछा जा सकता है। क्लियर। तो व्हाट इज जीन थेरेपी, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। व्हाट इज जीन थेरेपी, सो जीन थेरेपी होल्ड्स द मोस्ट प्रोमिसिंग आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ जेनेटिक disorder, right? So gene therapy holds the most promising answer to the problem of genetic disorder, या सिंपली हम कह सकते हैं कि जीन थेरेपी के द्वारा जेनेटिक डिसीज को जो है क्योर किया जाता है। जीन थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट जेनेटिक डिसीजेस
usually by the insertion of normal gene or correct gene for the defective or inactive gene into an individual with the help of vector such as retrovirus, right, adenovirus or herpes simplex virus, right। तो जीन थेरेपी में जेनेटिक डिसीजेस को ट्रीट किया जाता है और इसमें जो पेशेंट होता है उसमें नॉर्मल जीन को या करेक्ट जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, राइट। करेक्ट जीन को या नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, राइट। और डिफेक्टिव जो इनएक्टिव जीन है उसकी जगह पर नॉर्मल या करेक्ट जीन को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। द नॉर्मल जीन replaces the defective or inactive gene and carries out its function। तो जो डिफेक्टिव जीन है उसके जो फंक्शन है वो न्यू जीन के द्वारा जो है कैरी आउट किए जाते हैं। द थेरेपी हैज हाईएस्ट चांसेस ऑफ डेवलपिंग अ परमानेंट क्योर इफ इंट्रोड्यूस इन द अर्लीस्ट एजेस ऑफ लाइफ। तो यदि अर्लियर जो स्टेजेस ऑफ लाइफ है उसमें जीन थेरेपी के द्वारा जो इनएक्टिव या जो डिफेक्टिव जीन है उसके स्थान पर नॉर्मल जीन या करेक्ट जीन को जो है जीन थेरेपी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और जिससे जेनेटिक डिसीजेस को जो है क्योर या एलिमिनेट किया जा सकता है, राइट। देयर आर 3 मेन मेथड्स ऑफ जीन थेरेपी। फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीन रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट से सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिंग द डिफेक्टिव जीन विद द हेल्दी जीन। तो जो डिफेक्टिव जीन है उसकी जगह पर जब हेल्दी जीन को रिप्लेस किया जाता है तो उसको ही जीन रिप्लेसमेंट कहते हैं। फिर क्या हो जाएगा, जीन इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो जो डिफेक्टिव जीन है उसमें यदि हम मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर्स को क्या कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं। तो करेक्टिंग द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर इन जीन्स बाय चेंजिंग देम उसको ही जीन इंप्रूवमेंट कहते हैं। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, जीन ऑगमेंटेशन हो जाएगा, right। तो the process of insertion of healthy gene with the defective gene of the cell is known as gene augmentation। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा, डायग्नोसिस हो जाएगा। अगर किसी भी हेल्थ डिसीज के इनिशियल स्टेज में ही उसको डायग्नोस कर लिया जाए तो उस डिसीजेस को क्योर करना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। और नाउ डेज जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है या पॉलीचेन, राइट, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन है, राइट, जिसको आपने कोरोना वायरस में सुना होगा, PCR क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, राइट, या एलिसा टेस्ट हो जाएगा। तो किसी भी डिसीज़ को अगर अर्लियर स्टेज में ही डायग्नोज किया जाता है तो पेशेंट के हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है या उसकी लाइफ को जो है सेव किया जा सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के द्वारा किसी भी डिसीज़ को अर्ली स्टेजेस में ही उसको डायग्नोस किया जा सकता है। जैसे कोरोना के पेंडिंग के समय पर PCR जो टेस्ट है वो बड़े पैमाने पर किए जाते थे टू डिटेक्ट द कोरोना वायरस। क्लियर। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है, इस पे जो है 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, तो इसको सिंपल वे में मैंने समझा दिया है। अब आप आंसर कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो देखिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, देखिए मेडिकल डायग्नोसिस इज अनदर एप्लीकेशन इन द हेल्थ सेक्टर by biotechnology. Many times the pathogen concentration increases by the time disease is diagnosed, right? Hence early diagnosis and knowledge of pathophysiology are essential for effective cure। तो early diagnosis और knowledge of pathophysiology जो है वो effective cure के लिए क्या होता है, important होता है। And this can be achieved with the help of techniques such as recombinant DNA technology। तो recombinant DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा अर्ली स्टेजेस में ही किसी डिसीज को जो है डिटेक्ट किया जा सकता है, डायग्नोस किया जा सकता है। देन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन जिसको PCR टेस्ट भी कहते हैं, एंजाइम लिंक्ड, राइट, इम्यूनो सर्वेंट ऐसे, या जिसको हम क्या कहते हैं, एलिसा कहते हैं। HIV एड्स को डायग्नोस करने के लिए एलिसा क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट यूज क्या हो जाएगा, राइट, फार्माकोजेनोमिक्स, राइट। तो फार्माकोजेनोमिक्स में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब फार्माकोजेनोमिक्स क्या होता है, तो फार्माकोमेनोजिक्स हैज
led to the production of drugs that are best suited to individual genetic makeup. तो जो इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप होता है उसको सूट करने के लिए जो ड्रग्स बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, राइट, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? फार्माकोजेनोमिक्स के द्वारा. तो फार्माकोजेनोमिक्स हैज लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स दैट आर सूटेड टू एन इंडिविजुअल्स जेनेटिक मेकअप. It can be applied in diseases such as cancer, right, depression, HIV as well as asthma, right. नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडिबल वैक्सीन्स हो जाएंगे, राइट. और हमने देखा है कि जो जितनी भी वैक्सीन्स हैं, राइट, वैक्सीन्स के द्वारा, वैक्सीन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूव द हेल्थ. क्योंकि अगर आप वैक्सीन का यूज़ करते हैं तो नॉर्मली जो पर्टिकुलर डिसीज़ है उससे आप ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं? ऑलमोस्ट उससे आप सेफ हो जाते हैं. क्लियर? तो एडिबल वैक्सीन्स हो जाएंगे. तो वैक्सीन्स के बारे में अगर 5 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाए, राइट, एडिबल वैक्सीन्स, तो हम लिख सकते हैं. तो वैक्सीन्स आर ऑब्टेन्ड बाय एनिमल्स एंड सेल क्लस्टर्स, सॉरी कल्चर्स. तो वैक्सीन्स आर ऑब्टेन्ड बाय एनिमल एंड सेल कल्चर्स. दीज वैक्सीन कंटेन इनएक्टिवेटेड जो है पैथोजन होता है. नॉर्मली जो जैसे कोरोना वैक्सीन थी तो उसमें कोरोना का क्या है? इनएक्टिवेटेड पैथोजन. पैथोजन का मतलब होता है कि वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करता है? किसी भी डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो वैक्सीन्स आर ऑब्टेन्ड बाय एनिमल्स एंड सेल कल्चर्स. दीज वैक्सीन्स कंटेन इनएक्टिवेटेड पैथोजन्स. द ट्रांसजेनिक प्लांट can produce antigens that can be used as edible vaccines, right. Antigenic proteins from several pathogens can be expressed in plants such as tobacco and क्या हो जाएगा? बनाना हो जाएगा. Transgenic sugar beet can treat foot and mouth disease, right. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो ट्रांसजेनिक शुगर बीट है, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं? एडिबल वैक्सीन कहते हैं. तो ट्रांसजेनिक शुगर बीट कैन ट्रीट फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ एनिमल्स. ट्रांसजेनिक जो बनाना है एंड टोमेटो कैन क्योर डिसीजेज सच एज कोलेरा एंड हेपेटाइटिस क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, राइट. तो ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स हैं उनके द्वारा, एडिबल वैक्सीन के द्वारा कई डिसीजेस को क्योर किया जा सकता है. तो आपको यहाँ पर ये जो 2 लाइन है इनमें आपको आंसर मिल जाएगा. द ट्रांसजेनिक प्लांट कैन प्रोड्यूस एंटीजेंस दैट कैन बी यूज्ड एज एडिबल वैक्सीन्स. तो एडिबल वैक्सीन्स क्या होती हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं जो कि एंटीजेंस को प्रोड्यूस करते हैं. तो द ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैन produce antigens that can be used as edible vaccine. For an example, ट्रांसजेनिक जो शुगर बीट है वो फुट एंड माउथ डिसीज को क्योर कर सकता है. ट्रांसजेनिक बनाना और टोमेटो है वो कोलेरा एंड हेपेटाइटिस बी डिसीजेस को भी क्या कर सकता है? क्योर कर सकता है, राइट. तो इस तरीके से ये जो जितनी भी पॉइंट हैं ये किसके हैं? यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड क्या हो जाएगा? मेडिसिन हो जाएगा. तो यदि 11 मार्कर में पूछा जाता है तो आप इतने पॉइंट को लिख सकते हैं. तो वी हैव स्टडीड यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एज वेल एज मेडिसिन एज रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, देन जीन थेरेपी, देन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, देन फार्माकोजेनोमिक्स हो जाएगा, फार्माकोजेनोमिक्स हो जाएगा, देन एडिबल वैक्सीन्स. Now we will study the use of biotechnology in क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर हो जाएगा, राइट. तो नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी जो है कन्वेंशनल फार्मिंग को एक अल्टरनेटिव जो है ऑप्शन अवेलेबल कराती है, और वो भी किसके द्वारा? जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स के द्वारा. तो जो यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर, ये भी 11 मार्कर में पूछा जा सकता है, जिसको भी हम कई पॉइंट्स में पढ़ेंगे, जैसे GMC मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन अल्टरनेटिव ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग हो जाएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी पढ़ेंगे, फिर हम बायोपेप्टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हो जाएंगे, राइट. तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट में हम जो है वी विल स्टडी द use of biotechnology in agriculture, right. So let's study first alternative of conventional farming. अब नॉर्मली होता क्या है कि देखिए जो हमारे कन्वेंशनल सीड्स होते हैं, राइट,
कन्वेंशनल जो सीड होते हैं वो लो ईल्ड प्रोड्यूसिंग क्या होते हैं, सीड होते हैं। तो कन्वेंशनल सीड को जब हम यूज़ करते हैं तो उससे पर हेक्टेयर जो ईल्ड होती है वो बहुत ही क्या होती है, लो होती है। साथ ही साथ जो कन्वेंशनल सीड होते हैं, जो कन्वेंशनल क्रॉप्स होती हैं, राइट, वो सीवियर कंडीशंस में, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, राइट, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, या देयर इज़ हैवी रेनफॉल, उस कंडीशंस में वो ग्रो नहीं कर पाती हैं और जो ईल्ड है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, राइट। तो इसकी वजह पर या इन जो कन्वेंशनल सीड है उनकी जगह पर हम जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स का जो है यूज़ कर सकते हैं और किसी भी सीवियर कंडीशन में हम ईल्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और जो फार्मिंग है उसको बेनिफिशियल एक सेक्टर के रूप में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, द फर्स्ट इज अल्टरनेटिव ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग, राइट। तो हम सीधा कह सकते हैं कि थ्रू कन्वेंशनल सीड और थ्रू कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड्स, राइट, वी फाइंड लो yield, right, low yield, as well as the conventional seeds are not able to grow in severe conditions. In the place of conventional seeds, right, use of genetically modified crops क्या किया जा सकता है। तो यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज एन अल्टरनेटिव पार्ट टू कन्वेंशनल फार्मिंग, राइट। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में जो जेनेटिक्स है, राइट, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो है किसी न्यू जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर किसी डिफेक्टिव या इनएक्टिव जीन को क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिससे मैक्सिमम ईल्ड पॉसिबल हो सकती है। साथ ही साथ टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, राइट, तो मैक्सिमम ईल्ड हो सकती है। साथ ही साथ जो क्रॉप है वो उसको फर्टिलाइजर और केमिकल्स के यूज़ के लिए भी या पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया सकता है ताकि उसमें फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का भी कम यूज़ किया जा सके, राइट। तो इस तरीके से जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड crops. Now let's study genetically modified crops in depth. GMO क्या होते हैं? तो देखिए, GMO या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा लेबोरेटरीज में डेवलप किया जाता है। इनमें न्यू जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और जो इनएक्टिव या डिफेक्टिव जीन होते हैं, राइट, जो इनएक्टिव या डिफेक्टिव जीन होते हैं जिसकी वजह से ये पेस्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या फिर लो ईल्ड होती है, राइट, उसको चेंज किया जाता है। तो उससे जो क्रॉप बनती है उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं, राइट। और ऑर्गेनिज्म है तो उसको क्या कहेंगे, GMO। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, हम लिख सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और GMO आर द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन द एग्रीकल्चरल फीड। दीज क्रॉप्स रिजल्ट फ्रॉम द अल्टरेशन, राइट। सो दीज crops result from the alteration in the genetic makeup of the crops. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा क्या किया जाता है, जीन्स में अल्टरेशन किया जाता है। तो GM जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर रिजल्ट from the alteration in the genetic makeup of the crops. This modification leads to a number of advantages in the crops which include, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। तो genetically modified crops are produced in the laboratory through genetic engineering, and these crops are result from the alteration in the genetic makeup of the crops, right। और जब जीन्स में अल्टरेशन किया जाता है तो उससे कई एडवांटेजेस होते हैं, वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर 5 मार्कर में पूछा जा सकता है व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला क्या है कि जो GMC जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं उनके लिए इरिगेशन की लिए जो है या वो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट कम होती है। सो देयर इज अ लेस लॉस आफ्टर क्या होता है, हार्वेस्ट होता है। एक तो क्या होता है, इससे रेसिड्यू भी क्या होते हैं, कम होते हैं।
तो देयर इज अ लेस लॉस आफ्टर क्या होता है, हार्वेस्टर होता है। साथ ही साथ इनमें एडिशनल जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है उसको इंक्रीज किया जाता है, तो मॉडिफाइड टू हैव एडिशनल न्यूट्रिएंट्स वैल्यू फॉर ह्यूमन वेलफेयर। थर्ड क्या होता है कि ये जो है हाईली एफिशिएंट होती हैं, मतलब इन सीवियर कंडीशंस जैसे ड्रॉट है या हैवी रेनफॉल है उसमें भी इनकी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज नहीं होता है। दैट इज हाई यील्ड विथ लेस यूसेज ऑफ मिनरल्स। फोर्थ, ये जो है डिक्रीजेज द डिक्रीज इन द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से इंसेक्ट्स को और पेस्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। मोर टॉलरेंट टू नेचुरल स्ट्रेसेस लाइक नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं या एक्सट्रीम टेम्परेचर है या वेदर कंडीशंस हैं, राइट। तो ये इनके क्या है, एडवांटेजेस हैं, राइट। अब अगर हम देखें तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज वीटी, क्या हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा, राइट। तो वीटी कॉटन जो है जेनेटिकली बीटी जो कॉटन है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का एक क्या है, एग्जांपल है, राइट। और इसको कैसे बनाया गया है, बीटी स्टैंड्स फॉर बेसिलियस थुरिंजेनेसिस हो जाएगा, और बेसिलियस थुरिंजेनेसिस which when introduced in plants develop resistance against pest like, right, बुलवर्म्स हो जाएगा और कॉर्न बार्नर्स हो जाएगा। तो जैसे ही कॉटन में बेसिलियस थुरिंजेनेसिस को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो वह की जो क्रॉप है वो क्या हो जाती है, पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाती है, राइट। एडवांसमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर resulted in variety of GMO genetically modified organism which include pest resistant plants, disease resistant plants, etc etc। एग्जाम्पल के लिए बीटी वैगन हो जाएगा, बीटी ब्रांजिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गोल्डन राइस हो जाएगा, राइट। गोल्डन राइस जो है वो विटामिन ए में क्या होता है, रिच होता है, क्लियर। सो वी स्टडीड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स as well as alternative of conventional farming। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो जाएगा। ऐसे एनिमल्स जिनके जीन को अल्टर किया गया है, राइट, मॉडिफाई किया गया है, उनको ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। और ट्रांसजेनिक एनिमल्स के जब डीएनए को, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के डीएनए को जब मैनिपुलेट किया जाता है, उसमें न्यू जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जीन को एडिट किया जाता है, तो उससे उन एनिमल्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, जिससे हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए उनका बेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल से भी जो है 5 मार्क का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन लिखिए, राइट। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स, राइट, एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड, राइट। तो एनिमल्स that have had their DNA manipulated to possess and express an extra or foreign gene are known as transgenic animals, जिसको मैंने अभी बताया था। तो ऐसे animals, right, animals that have had their DNA manipulated to possess or express an foreign gene are known as transgenic animals। ट्रांसजेनिक एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो ट्रांसजेनिक रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, पिग्स हैं, सीप्स हैं, काउस हैं, फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड and they have numerous utilities to human welfare। Transgenic animals that produce useful biological products can be created by the introduction of the portion of the DNA, right। तो जिससे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, उस जीन को क्या किया जाता है, उस डीएनए को, उस पोर्शन को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। These DNA codes for a particular product such as human protein, right, used to treat, right, emphysema। तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनसे वेरियस जो डिसीजेज हैं उनको क्योर किया जा सकता है, जैसे डीएनए कोड्स फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन, राइट, अल्फा 1 एंटी रिप्सिन हो जाएगा, जिससे एम्फीसीमा को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। In 1997, the first transgenic cow, Rosie, produced human protein enriched milk
मतलब आप समझते हैं कि नॉर्मली ऐसी मदर जो अपने बेबी को फीड नहीं कर पाती हैं, राइट, उन बेबीज को ह्यूमन मिल्क क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। और 1997 में एक ट्रांसजेनिक काऊ को डेवलप किया गया था, रोजी, राइट। रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन रिच एनरिच्ड मिल्क। तो रोसी ने ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क को प्रोड्यूस किया जिसका यूज हम बेबीज के लिए कर सकते हैं, राइट। द मिल्क कंटेन्ड ह्यूमन अल्फा lactalbumin and was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk। तो ये जो था, ये जो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क था, ये बेबीज के लिए बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या हो जाएगा, बायो पेस्टिसाइड हो जाएगा। नॉर्मली बिल्कुल वही है, देखिए GMC, जब हम किसी भी क्रॉप में या जब हम किसी भी क्रॉप में एक न्यू जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वह क्रॉप या वह जो प्लांट है वह किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट ना करे, उसके अगेंस्ट रजिस्टिविटी हो, तो उसको ही जेनेटिकली मॉडिफाई क्या कहते हैं, बायोपेस्टिसाइड कहते हैं, राइट, क्लियर। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सच क्रॉप विच हैव रजिस्टिविटी टू इंसेक्ट्स इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड बायोपेस्ट। क्यों, क्योंकि उसके जीन को अल्टर किया गया है, एंड बिकॉज ऑफ द अल्टरेशन ऑफ जीन, राइट, द क्रॉप हैज पेस्ट रेजिस्टेंट कैपेबिलिटीज। फॉर एन एग्जांपल, बीटी क्या हो जाएगा, टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बेसिलियस, राइट, थुरिंजेनेसिस, राइट, और इसको लिए हम शॉर्ट में क्या करते हैं, बीटी का यूज करते हैं। तो बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बेसिलियस थुरिंजेनेसिस, राइट। और यदि इस बीटी टॉक्सिन जीन को अगर हम किसी प्लांट में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो जब इस बीटी टॉक्सिन को किसी क्रॉप में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उससे वह क्रॉप पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसके लिए हमने अभी समझा था, एक क्या हो जाएगा, बीटी कॉटन, राइट, फिर बीटी क्या हो जाएगा, ब्रांजिल हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, सम स्ट्रेन्स ऑफ बेसिलियस, राइट, थुरिंजेनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज, राइट, लेप्डोटर्नेस हो जाएगा, राइट। तो लेप्डोटर्नेस हो जाएगा जो कि टोबैको बडवर्म में होते हैं, राइट, टोबैको बडवर्म और आर्मी वर्म में होते हैं, राइट। फिर क्या हो जाएगा, कोलियोपेट्रेंस हो जाएगा जो कि बीटल से होता है, राइट, एंड डिप्टेरेंस हो जाएगा, फ्लाई मॉस्किटिस से होता है। तो इन इंसेक्ट्स को भी ये जो है कट कर जो है ये इन जो इंसेक्ट्स हैं इनको भी क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, राइट। और इनका यूज करके हमने बीटी कॉटन को या फिर क्या है बीटी ब्रांजिल है, इनको क्या किया है, बनाया। तो बायोपेस्टिसाइड हो जाएंगे। उसी तरीके से पेस्ट रेजिस्टेंट क्या हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पेस्ट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, राइट, पेस्ट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, एंड दे हैव कैपेबिलिटी टू रजिस्ट द पेस्ट। फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें तो आ निमीटोड, राइट, मेलियोडोजाइन, राइट, इनकॉग्निटा। तो जो मेलियोडोजाइन इनकॉग्निटा है इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स एंड कॉजेस ग्रेट रिडक्शन इन द yield. A novel strategy was adopted to prevent this infection, which was based on the process of RNA interference, right, जिसको RNA क्या कहते हैं, I कहते हैं। RNAi या interference takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. This method involves silencing of a specific mRNA due to complementary dsRNA molecule that binds to and prevents translation of the mRNA silencing, right। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस है, राइट, उससे जो इन्फेक्शन है उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, राइट।
तो a novel strategy was adopted to prevent this infection which was based on the process of RNA interference. तो RNA interference के द्वारा जो इन्फेक्शन है उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, राइट. नाउ वी विल स्टडी यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन क्या हो जाएगा, मेडिसिन हो जाएगा, राइट. नॉर्मली हमने इसको अभी हेल्थ और मेडिसिन के साथ में दोनों को कंबाइन करके पढ़ा था, राइट. यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड क्या हो जाएगा, मेडिसिन हो जाएगा. अब अगर यहाँ से 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ और 1-2 पॉइंट हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टडी यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन फॉर 5 मार्कर. पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि अगर मॉस्किटोज में हम जेनेटिकली क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर दें, राइट. सो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन मॉस्किटोज कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एपिडेमिक डिसीजेज सच एज डेंगू एंड क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा. तो मॉस्किटोज में जेनेटिक मॉडिफिकेशन से ये जो डिसीजेस को जो है स्प्रेड करते हैं उसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है. साथ ही साथ अगर कई एनिमल हैं, जैसे क्या है, कैटल हैं, सीप है, या जो ब्रीडिंग एनिमल्स हैं, उनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा, राइट. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, तो आर्टिफिशियल insemination is the artificial introduction of semen into the reproductive tract of a female animal, right. और इसके द्वारा जो ब्रीडिंग एनिमल्स हैं जैसे सीप हैं, कैटल हैं, राइट, उनकी जो ब्रीडिंग एबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है. और जो ऐसे एनिमल्स जो कि अनेबल टू ब्रीड हैं, राइट, उनके द्वारा लार्ज नंबर ऑफ उनके ऑफ स्प्रिंग्स को क्या किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है. साथ ही साथ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टीम सेल थेरेपी हो जाएगा. स्टीम सेल एक ऐसी सेल होती है जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स के रूप में जनरेट हो सकती है और स्टीम सेल के द्वारा कई ह्यूमन डिसीजेस को भी क्या किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है. तो चूंकि ह्यूमन सेल जो है वो कई ऑर्गन्स में जनरेट हो सकती है, इससे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे किडनीज हैं, राइट, किडनीज हैं या फिर जो अदर ऑर्गन्स हैं उनको क्योर करने के लिए स्टीम सेल का यूज़ किया जा सकता है. साथ ही साथ जो नंबर ऑफ एडल्ट स्टीम सेल थेरेपीज ऑलरेडी एग्जिस्ट, पर्टिकुलरली बोन मोरो क्या हो जाएगा, ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा. तो जो ल्यूकेमिया है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं, उसको बोन मेरो ट्रांसप्लांट के द्वारा जो है क्योर किया जा सकता है. इसी तरीके से जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है उसका यूज़ करके कई जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं उनको भी क्या किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एनिमल हस्बेंड्री, और ये यहाँ पर 5 मार्कर में जो है पूछा जा सकता है. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एम्ब्रायो ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा. देखिए ऐसे एनिमल, राइट, ऐसे एनिमल जो कि ब्रीड करने में डिफ़िकल्टी होती है या फिर दे आर अनेबल टू ब्रीड नेचुरली, उनमें नेचुरली ब्रीडिंग कैपेबिलिटीज लो होती हैं, उनमें एम्ब्रायो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा हम लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग को विद इन अ फ्यू टाइम हम जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनका यूटिलाइज हम जो है इकोनॉमिकली पर्पस के लिए कर सकते हैं. तो एनिमल हस्बेंड्री में पहला क्या हो जाएगा, एम्ब्रायो ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा. तो एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, एम्ब्रायो ट्रांसप्लांटेशन. एम्ब्रायो ट्रांसप्लांटेशन used with cattle, goat, pigs and sheep aims to increase the number of offspring from a quality female. सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लोनिंग एम्ब्रायो हो जाएगा. तो क्लोनिंग एम्ब्रायो टू आर्टिफिशियली प्रोड्यूस जेनेटिक डुप्लीकेट्स ऑफ एन एनिमल हैज़ आल्सो बिकम पॉसिबल. और उससे जो एनिमल्स हैं उनका यूज़ हम वेरियस एग्रीकल्चरल की फील्ड में कर सकते हैं. देन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैनिपुलेशन और अल्टरेशन ऑफ एनिमल्स क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा. तो जो एनिमल्स का जेनेटिक मटेरियल है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन एंड अल्टरेशन ऑफ एनिमल्स जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ पोटेंशियल टू प्रोड्यूस even more drastic changes into animal breeding. It is believed that genetically altered pigs may one day be able to provide compatible organs for emergency transplantation.
तो जो पिग्स हैं वो कई वाइटल ह्यूमन ऑर्गन्स को इमरजेंसी ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी क्या कर सकते हैं, अवेलेबल करा सकते हैं। तो ये किस में हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री में। नॉर्मली एम्ब्रायो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा लार्ज नंबर ऑफ जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट। साथ ही साथ उनकी क्लोनिंग करके भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे हम एग्रीकल्चर में या अदर पर्पस के लिए उनका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि उनकी हम जेनेटिक मटेरियल को या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उनमें चेंज कर दें तो इससे और भी ज़्यादा क्या हो सकते हैं, वो हमारे लिए यूज़ के हो सकते हैं। जैसे पिग्स से एमरजेंसी ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो है ऑर्गन्स लिए जा सकते हैं। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग हो जाएगा, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो फूड प्रोसेसिंग है, अब फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, फूड प्रोसेसिंग इज द मेथड इन विच जो फूड आइटम्स होते हैं उनकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट जो वैल्यू है वो इंक्लूड की जाती है, राइट। साथ ही साथ उनकी जो है सेल्फ लाइफ इंक्रीज की जा सकती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू भी क्या की जाती है, इंप्रूव किया जाता है, उनका टेस्ट और जो फ्लेवर है वो भी चेंज किया जाता है। और ये सब जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके द्वारा पॉसिबल है। तो यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फूड प्रोसेसिंग, और वी कैन से दैट फूड, right? So biotechnology can be used to add or include high nutrition value to different food items. First thing is that तो जो फूड है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू को ऐड किया जा सकता है। साथ ही साथ जो फूड आइटम्स हैं या क्रॉप्स हैं उनकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सकता है, राइट। ये इसका इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, मैंने आपको प्रोसेस भी बता दी है और इसका डेफिनेशन। तो फूड प्रोसेसिंग इज द मेथड इन विच द सेल्फ लाइफ, द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फूड आइटम इज इंक्रीज्ड, एंड बायोटेक्नोलॉजी हैज अ मेजर एप्लीकेशन इन द फूड सेक्टर, ब्रेड, चीज, वाइन, बियर, राइट। फिर योगर्ट, विनेगर are all made by the culturing microorganisms and are really the oldest product of biotechnology. तो बायोटेक्नोलॉजी की जो ओल्डेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे ब्रीड, चीज, वाइन, बियर, राइट, विनेगर, ये सब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कल्चरिंग से ही पॉसिबल है, और ये क्या है, ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द eatability, texture and storage of the food, in preventing the attack of food mainly dairy by the virus. तो ये वायरस के अटैक को भी क्या करता है, रोकता है, जिससे हम फूड आइटम्स को इजीली स्टोर कर सकते हैं, उनकी एडिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, टेक्सचर को इंक्लूड भी कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स आर आल्सो डेवलपिंग टेस्ट्स दैट विल अलाउ द डिटेक्शन ऑफ food contaminating organisms and the toxins they produce, which may be present only in a minute quantities, right? इसके अलावा अगर हम देखें तो latest innovations in biotechnology that 45 major staples with micronutrients like vitamin A, right, zinc C and iron can be गेम चेंजर फॉर हंगर प्रॉब्लम इन इंडिया। तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो इम्पोर्टेंट वाइटामिन्स हैं, जिंक हैं, या न्यूट्रिशन वैल्यू को अगर हम ऐड करें तो उससे हंगर प्रॉब्लम से भी जो है फाइट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्वायरमेंट में हो जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे पॉल्यूशन है, राइट, या पॉल्यूशन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। तो use of biotechnology in environment. Biotechnology can be used to tackle environmental issues like deforestation and air pollution. तो air pollution और deforestation को जो है टैकल किया जा सकता है, right? Biotechnology can help in finding out the level of PM2.5, और PM2.5 ये एक pollutant क्या होता है, पार्टिकल होता है। Biotechnology is already providing a clean and renewable alternative to traditional fossil fuels, the burning of which contributes global warming. तो जो ट्रेडिशनल
फॉसिल फ्यूल है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, उसकी बर्निंग से जो एयर पॉल्यूशन होता है, उसकी जगह पर क्लीन एंड रिन्यूएबल जो अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करा रही है। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर, बायोफ्यूल हो जाएगा, राइट, बायो पेट्रोलियम हो जाएगा, बायोफ्यूल हो जाएगा, बायोडीजल हो जाएगा, राइट, या ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल हो जाएगा, जिससे कार्बन का एमिशन क्या होगा, रिड्यूस होगा। द इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स अस टू अवॉइड द यूज ऑफ हजार्डस पॉल्यूटेंट्स एंड वेट्स, राइट। फिर बायोसेंसर्स, बायोसेंसर्स क्या होते हैं, बायोसेंसर्स which combine a biological component such as an enzyme with various electronic components to trigger a circuit when particular type of chemical is detected। और जैसे ही वो केमिकल डिटेक्ट होगा, उससे उस सेंसर के द्वारा हमको पता चल जाएगा कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और इससे पॉल्यूशन को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। तो बायोसेंसर्स आर केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग extremely low level of proteins as well as hormones, pollutants, right, pollutants, gases and other molecules। तो बायोसेंसर्स के द्वारा नॉट ओनली हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि हमारे फूड में जो प्रोटीन है, हार्मोन्स हैं, उनको भी कंट्रोल एंड रेगुलेट कर सकते हैं। क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। और ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, और इसको हमने जो है पेपर 3 का जो पार्ट 3 है, राइट, पेपर 3 का यूनिट 3 बायोलॉजी में हमने बहुत अच्छे से समझा है। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर जो है बता देता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये इससे डायरेक्टली रिलेटेड है। देखिए कन्वेंशनल फार्मिंग क्या होता है कि देखिए टू इंक्रीज द यील्ड, राइट, टू इंक्रीज द पर हेक्टेयर यील्ड टू इंक्रीज द per hectare yield, chemical fertilizers, chemical pesticides, right, chemical fertilizers, chemical pesticides, right, BDcides are used, but इससे soil pollution होता है, soil pollution होता है, water pollution होता है, right, और other environmental problems होती हैं। साथ ही साथ इससे हमारी फूड चेन भी क्या हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है, और इस वजह से कैंसर जैसी जो डिसीजेस हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में अक्कर होती हैं। इसीलिए नाउ डेज जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको ग्रो करने में किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल बीडीसाइड का यूज़ नहीं किया जाता है, और ये ऐसी फार्मिंग मेथड को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इन विच केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड और मिनिमाइज्ड, along with this crop rotation, green manure, compost etc are used to maintain the fertility of the land। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर अगेन बता दिया है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ की क्या होता है। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि डिसीज या इन्फर्मिटी का क्या हो, अब्सेंस हो, बल्कि इसके साथ में अगर मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबीइंग है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं, राइट। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए यहाँ पर हेल्थ को 3 मार्कर में मैंने आपको बताया है। हेल्थ जनरली मीन्स absence of disease or infirmity, but according to WHO in 1948, WHO defined the health is the state of complete mental, physical and social well-being, not merely the absence of disease and infirmity। Health is being completely physically, mentally, socially in a good state or problem free state, राइट। इसको भी हम हेल्थ की यूनिट में पढ़ चुके हैं, ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, राइट। हमको यहाँ पर देखना है ई हेल्थ क्या होता है। तो देखिए, प्रोवाइडिंग हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू पब्लिक थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स, उसको ही हम क्या कहते हैं, ई हेल्थ कहते हैं, राइट। और WHO हैज़ रिसेंटली एक्सेप्टेड हेल्थ सर्विसेज, या इट इज़ रिसेंटली एक्सेप्टेड हेल्थ सर्विसेज बाय WHO। तो WHO ने ई हेल्थ को जो है एक सर्विस एक्सेप्ट किया है। तो प्रोवाइडिंग हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स इज नोन एज ई हेल्थ, और इसको WHO ने एक हेल्थ सर्विस जो है वो एक्सेप्ट किया है।
देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इन्फर्टॉन। इन्फर्टॉन क्या होता है, तो इंटरफेरॉन क्या होता है, तो इंटरफेरॉन आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल्स दैट प्रोटेक्ट अदर हेल्थी सेल्स फ्रॉम द वायरस, राइट। तो 3 मार्कर के लिए डेफिनेशन हो जाएगी, राइट, इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल्स दैट प्रोटेक्ट अदर हेल्थी सेल्स फ्रॉम द वायरस, राइट, from the virus, or interferon was discovered by Lindman in 1957. नेक्स्ट, इंसुलिन के बारे में मैंने बताया था कि ये एक क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। तो इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और शुगर इन द ब्लड। इफ insulin level is low, then our cells are unable to absorb the glucose or glucose from the blood stream, right, and insulin is produced from the beta cell of the pancreas. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर सोमैटोस्टेनिन हो जाएगा। सोमैटोस्टेनिन रेगुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, राइट। तो ये जो सोमैटोस्टेनिन होता है, ये इंसुलिन का जो सेक्रेशन होता है और जो ह्यूमन ग्रोथ के लिए जो हार्मोन होता है उसको क्या करता है, इंसुलिन के सेक्रेशन को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, और ह्यूमन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। तो सोमैटोस्टेनिन रेगुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ह्यूमन growth, and this is human growth hormone. It plays a functional role in the treatment of diabetes and other developmental diseases. तो जो सोमैटोस्टेनिन होता है वो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जेनेटिक कोड हो जाएगा। तो देखिए, ह्यूमन अगर हम बात करते हैं सेल की, तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, राइट। सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमेटिन वेव होता है, राइट। और ये जो क्रोमेटिन वेव जब सेल डिवीजन होता है तो यही क्रोमेटिन वेव जो है वो लॉन्ग थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, राइट। और क्रोमोसोम ही जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन क्या करते हैं, पास करते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम होता है इसका 40% जो पोर्शन है ये किससे बना होता है, डीएनए, राइट। तो डीएनए ही जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसको 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन क्या करता है, पास करता है। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है जिसको हमने बायोलॉजी में बहुत अच्छे से समझा है, मैंने ही आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि डीएनए में जो बेसिस होती है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, राइट, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, और इसको ही क्या कहते हैं, हम जेनेटिक कोड कहते हैं, राइट। तो जेनेटिक कोड क्या है, डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड द कोड ऑफ लाइट इज फॉर्मुलेटेड इन दिस स्ट्रक्चर। दिस कोड या द कोड ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन विच इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। तो डीएनए में जो बेसेस होती हैं वो जिस कोड में एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाएगा, राइट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वह प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीन, डीएनए की किसी पर्टिकुलर जीन को डिलीट किया जाता है या उसमें न्यू जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, राइट। उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, और ये 3 मार्कर में जो है पूछा जा सकता है। तो जेनेटिक engineering also known as genetic modification is the direct manipulation of an organism's genome using biotechnology. It is a set of technologies used to change the genetic makeup of cells, including the transfer of gene within and across species boundaries to produce improved or novel organism. Clear? Next हो जाएगा यहाँ पर DNA वैक्सीन हो जाएगा, राइट। तो ऐसी जो वैक्सीन जो कि किसी राइट द यूज ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म टू एक्टिवेट द बॉडीज इम्यून सिस्टम, और उससे जो वैक्सीन बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए वैक्सीन कहते हैं। तो द यूज ऑफ, क्लियर, द यूज ऑफ ये 3 मार्कर में जो है पूछा जा सकता है।
तो द यूज ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म टू एक्टिवेट द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज नोन एज DNA वैक्सीन। तो DNA वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन होती है, राइट, इन विच द यूज ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई भी पैथोजन होता है, राइट, उसका यूज बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में किया जाता है। नॉर्मली जैसे कोरोना वायरस है तो उसमें इनएक्टिव कोरोना वायरस को क्या किया जाता है, उस वैक्सीन में डाला जाता है। जैसे ही वो हमारी बॉडी में जाता है तो उस कोरोना वायरस को डीएक्टिवेट करने के लिए सेल्स क्या हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं, और हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो जब कभी भी जो एक्टिवेटेड कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हो चुकी हैं वो उसके ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर लेंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। तो DNA एक ऐसी वैक्सीन होती है इन विच द यूज ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म to activate the body's immune system. It is also known as the next generation vaccine. Then हो जाएगा यहाँ पर ह्यूमन जीनोम हो जाएगा। अब देखिए ह्यूमन में 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, राइट, और क्रोमोसोम जो है हिस्टोन प्रोटीन प्लस का DNA से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है, और DNA की जो यूनिट होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो एक ह्यूमन में या एक ऑर्गेनिज्म में देयर आर लॉट ऑफ जीन, और इन जीन का जो सेट होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो व्हाट इज ह्यूमन जीनोम, राइट, व्हाट इज ह्यूमन जीनोम, अंडरस्टैंड, सी ईच DNA, right, each DNA contains many genes, a huge set of these genes is known as genome. तो each DNA contains many genes and a huge set of these genes is known as genome, and the genome is made up of DNA. नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, जेनोमिक्स हो जाएगा। तो जेनोमिक्स वह मेथड होती है जिसमें जीन्स के सीक्वेंस को और DNA बेसिस के सीक्वेंस को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, और दिस इज द मदर ऑफ मदर, राइट, मॉडर्न क्या हो जाएगा, मेडिसिन हो जाएगा। क्लियर। तो जेनोमिक्स क्या होता है, जेनोमिक्स इज द मेथड ऑफ नोइंग और स्टडिंग द सीक्वेंस ऑफ जीन्स एंड सीक्वेंस ऑफ DNA बेसिस, एंड जेनोमिक्स इज द कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोटोमिक्स। प्रोटोमिक्स क्या होता है, प्रोटोमिक्स वह मेथड होती है जिसमें प्रोटीन की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, राइट, प्रोटीन की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। तो लेट्स स्टडी प्रोटोमिक्स। प्रोटोमिक्स क्या है, तो देखिए डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रोटीन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर एनालाइज्ड एट द सेम टाइम एट अ रैपिड पेस। तो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको रैपिड पेस में, राइट, सेम टाइम में जब स्टडी किया जाता है तो उसको ही क्या कहते हैं, प्रोटोमिक्स कहते हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रोटीन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर एनालाइज्ड एट द सेम टाइम एट अ रैपिड प्लेस, राइट, in protomix, and a map of the internal state of proteins and their interrelationship in cells is prepared, and this method is known as protomix. So in this way we have studied the biotechnology in depth. Now you must revise this topic, and definitely whatever question would be asked in the examination you would be able to write a beautiful answer. Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.